तो व्हाट मैम मीजोमेरिक इफेक्ट और मैम प्रायोरिटी ऑर्डर किया था। प्रायोरिटी ऑर्डर भी कर लिया और सारे इफेक्ट्स भी कर लिए है ना? इफेक्ट्स तो कोई भी पेंडिंग नहीं है आई थिंक। नो मैम, यस मैम। तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था हमने। मैम वो आपने बोला था सैटरडे को करना है। तो फिर आज कर लेते हैं थोड़े ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक बार थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगी, देन वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके बेटा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को एक बार आप लोगों ने तो रिवाइज कर लिया होगा ना? तो यस बताओ मैम। जल्दी से मुझे क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक सबसे पहले हो गया मीजोमेरिक इफेक्ट, उससे उसके बाद हाइपर मैम कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका इंडक्टिव इंडक्टिव मैम, इंडक्टिव। इफेक्ट, करेक्ट। ठीक है जी, करेक्ट। तो आई थिंक मीजोमेरिक इफेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों ज्यादा होता है भाई? क्या है मीजोमेरिक इफेक्ट में? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, मैम लॉन पेयर। बिल्कुल। और हाइपर कॉन्जुगेशन में CH के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा CC के मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, दो तीन क्वेश्चन करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो ये हो गया आपका फिनॉल। उसके बाद हमने क्या किया, फिनॉल के साथ एक ग्रुप अटैच कर दिया ऑर्थो पोजीशन पे, और वो क्या ग्रुप था? वो था OCH3, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया योर ग्रुप एट द मेटा पोजीशन OCH3। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डाउनवर्ड ले आते हैं। तो दिस इज A and B, and next we can say this is A, this is B। थर्ड वाले में मैंने क्या किया, इस ग्रुप को अटैच कर दिया मेटा पे, एंड फोर्थ वन में क्या करेंगे, इसको पैरा पे कर लो। अब मुझे फटाफट से करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन से वाले केस में एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा? दिस इज OH ओवर हेयर एंड दिस इज OCH3। आपको इसका लगाना है एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। OCH3 दिया मैडम, C। अच्छा, C वाला सबसे ज्यादा है। जब आपको ये क्वेश्चन करना है ना, सबसे पहले अभी मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ। देखो, एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले तो ये चेक करो। एसिडिक प्रोटॉन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये मुझे कैसे पता लगा कि कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? सबसे पहले तो ये बात याद में रखनी है कि जो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में है ना, उसको आपको रिमूव करवाना है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, उसके साथ वाला हाइड्रोजन जाएगा। बाकी सब ना सपोर्टिंग एक्टर है, मतलब वो उसको रिलीज करवाने में हेल्प कर रहे हैं या उसको रिलीज करवाने में दिक्कत कर रहे हैं, वो सब वो रोल प्ले करेंगे। अब आपके पास ये ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? मिथॉक्सी ग्रुप है ना ये? यस मैम। यस मैम। तो अब मुझे ये बताओ कि ये लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा? मतलब इसका Donate। डोनेट। हाँ, तो डोनेट। बिल्कुल सही। इसका मीसोमेरिक इफेक्ट क्या है? +M, है ना। +M से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दे रहा है? -M है या -I है या +I है? माइनस। आधे बच्चे माइनस, आधे प्लस। ठीक है, -I है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। आप देखो ना, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो कुछ भी होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये -I है, और मीजोमेरिक के इफेक्ट पे ये +M है। तो इतना समझ में आ गया? ये इफेक्ट आप लिख पाओगे, बताओ पेपर में? यस मैम। अब मुझे यहाँ पे कौन बच्चा बताएगा कि कौन सा इफेक्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और क्या आएगा? जल्दी जल्दी से। मैडम ये मैं 10 ही रह देना ऊपर, ये हमारी बात हुई है। ये मीजोमेरिक नहीं देगा पहले तो, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट आएगा? इंडक्टिव। -I इफेक्ट। -I। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे -I तो आएगा ही आएगा, पर -I कम होगा। -I के बारे में मैंने कुछ डिस्टेंस डिपेंडेंट बात कही थी। अब ये चेक करो, यहाँ पे ये ग्रुप लगा है, तो इस पे एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, फोर्थ कार्बन हो गया।
और मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट वेनिशेस आफ्टर द 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम के बाद उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो माइनस आई अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है साथ में, प्लस एम में। क्या एम डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मुझे ये बताओ बेटा। Yes, ma'am. एम कभी भी नहीं नहीं नहीं, एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड कौन करता है, आई करता है। अब एसिडिक करेक्टर कब कम होगा और कब ज्यादा होगा, एसिडिक करेक्टर एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट के, माइनस आई और माइनस एम के। जितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होंगे, वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। देखो ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, हाइड्रोजन के। तो O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तभी तो H प्लस का जाना आसान होगा ना। तो जब भी एसिडिक करेक्टर हो तो वो फेवर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, और नॉट फेवरेबल प्लस एम और प्लस आई है। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज वैलिड है। ग्रुप्स की नेचर आपने लिखी हुई है, अब रिजल्ट आपके सामने है। पहले वाले में तो ना तो कोई सपोर्ट करने वाला एक्टर है, ना ही कोई इसमें नॉट फेवरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें प्लस एम है और माइनस आई है। अच्छा आपको पता है ना दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, एम की। Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल, माइनस आई तो है पर इससे ज्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पे कौन है, प्लस एम है। एम इज कंपैरेटिवली मोर डोमिनेटिंग। और उसके बाद बच्चा इसमें सिर्फ माइनस आई है। अब सी वाला देखो, सी में कोई भी एसिडिक करेक्टर को नॉट फेवर नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही है। सी में सिर्फ फेवरेबल कंडीशन है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा, ये मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा बच्चा सी का। सी के बाद बताओ क्या होगा, अब बाकी सभी में प्लस एम है, प्लस एम नॉट फेवर कर रहा है। अब उसके बाद ए देखो, ए में कोई भी नॉट फेवरेबल वाला तो कम से कम नहीं है ना। इसमें आप ऐसे भी बॉक्स में लिख सकते हो कि प्लस एम का मैग्नीट्यूड माइनस आई से ज्यादा होगा तो नेट यहाँ पे प्लस एम जाएगा। यहाँ पे भी प्लस एम का इफेक्ट माइनस आई से ज्यादा होगा, तो नेट तो इन दोनों में प्लस एम ही जा रहा है, तो प्लस एम एसिडिक करेक्टर को कम कर रहा है। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब एम तो दोनों में ही है, ठीक है, एम का तो कोई रोल नहीं है, एम तो इसको नॉट फेवर कर रहा है। अब आई देख लो, जहां पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। किसमें माइनस आई ज्यादा है, बी में या डी में, जल्दी से बताओ। मैम बी में। Yes. बी में। तो सी ए के बाद बी आएगा और बी के बाद आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। So this is the answer to the first question, and the next question is if we are having the halogens attached. अब मेरे पास मान लो halogen है directly attached. Let us say यहाँ पे फ्लोरीन अटैच, पहले OH ही ले लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में फ्लोरीन ऑर्थो पे है, सेकेंड वाले केस में OH is here and फ्लोरीन नहीं लगाते। थर्ड वाले केस में what you people can do, you can attach the fluorine to the meta position. And in the last case, you can attach the fluorine to the, कहाँ पे रखे बच्चों, पैरा पे रख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास A, ये हो गया आपके पास B, ये हो गया आपके पास C, ये हो गया आपके पास D। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अगर तुम्हें एसिडिक करेक्टर लगाना है तो क्या करेंगे। यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा हैलोजन के बारे में बता देती हूँ। ये एक स्टार पॉइंट भी है। एसिडिक करेक्टर तो अभी भी आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड द माइनस एम, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द प्लस आई एंड द प्लस एम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब आपकी फ्लोरीन, या जब भी आपकी फ्लोरीन, नहीं हैलोजन लिख देती हूँ, जबकि आपकी हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू द रिंग होना, डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, व्हाई आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। एक है फ्लोरीन का बेंजीन के साथ लगना, और एक है CF3 का बेंजीन रिंग के साथ लगना। जब CF3 का बेंजीन रिंग के साथ लगेगा तो क्या वो डायरेक्टली अटैच्ड फ्लोरीन है, हाँ या ना? Ma'am. नो मैम। बस, तो मैंने किसकी बात की है बच्चा, हैलोजन्स डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। तो उस केस में आपको सिर्फ उसका कौन सा इफेक्ट कंसिडर करना है, माइनस आई इफेक्ट। उस केस में आपको एम इफेक्ट कंसिडर नहीं करना, चाहे एम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है, अगर देखो ये एम देगा तो कैसा देगा, एम है इसके पास इलेक्ट्रॉन, अगर एम देगा तो प्लस एम देगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, क्योंकि हैलोजन्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इन द पीरियोडिक टेबल। सो दिस इज एक्सेप्शन यू पीपल कैन से, और दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट यू कैन से, कि इन द केस ऑफ हैलोजन आपको एम इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका कौन सा इफेक्ट कंसिडर करोगे? सिर्फ -I. और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें उनको पता है कि बच्चों को ये याद है कि एम की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है, आई से ज्यादा है या एच सी से ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन वो डाल देता है कई बार जिसमें नहीं है एम लगना, और वो सिर्फ एक ही केस है पूरी ऑर्गेनिक में जहाँ पे हेलोजेंस आती है। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे। जिसमें -I ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक। बताओ -I सबसे ज्यादा किसमें है, जल्दी जल्दी। A. ठीक है, उसके A. बाद मैम उसके C. C में उसके बाद D. उसके बाद then B. करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन इन द केस ऑफ द हैलोजन डायरेक्टली। कैन आई शिफ्ट द स्लाइड एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चा, मैं एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ये एक हाइड्रोजन है। आपको पता है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होती है? 2 बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, 1 बॉन्ड अबव एंड 1 बॉन्ड बिलो। तो दिस इज अ वन ऑफ द स्ट्रक्चर। और सेकेंड स्ट्रक्चर में ना एक जगह पे बेंजीन रिंग अटैच है, मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो कार्बन का एक हैंड यहाँ पे है, बाकी सेम ही है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गई। सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ लगे हैं 2 बेंजीन रिंग। तो एक बेंजीन रिंग ये हो गया, एक बेंजीन रिंग हमारा ये हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन ही लिख लो क्योंकि मुझे इसका रेजोनेंस शो करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। बाकी इसमें 2 वही है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या होगा? थर्ड वाले केस में कार्बन के साथ 3 रिंग है, तो इसको ऐसे करके बना देते हैं। एक ये हो गया, एक इसमें ये हो गया, और एक इसमें ये हो गया बेटा, और एक इसमें लगा लो हाइड्रोजन। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया उसने एसिडिक करेक्टर का। ठीक है, और एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो क्या करोगे बताओ? एसिडिक करेक्टर मतलब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो कोई भी जब हाइड्रोजन जाएगा, एसिड है तो हाइड्रोजन कैसे जाएगा? H+ जाएगा या H- जाएगा? पहले जल्दी जल्दी बताओ। Plus. H+ जाएगा। तो अगर ये H+ चला गया, मान लो ये H+ मैं सब जगह से रिमूव कर देती हूँ, आई एम रिमूविंग दिस H+। तो H+ जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। Yes, ma'am. H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे गया, तो ये स्पीशीज कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? येलो कलर से काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिव बन गया। तो ये सब क्या बन जाएंगे बाद में? कार्बन आयन नहीं बन जाएंगे? Yes, ma'am. अब कार्बन आयन कौन सा स्टेबल है? जो जितना स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाला कंजुगेट एसिड होगा। या आप ये बोल रहे हो कि वो एसिड था, ये कंजुगेट बेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 में डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। डीलोकलाइजेशन समझते हो ना, रेजोनेंस? Yes, ma'am. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके साथ जा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन या ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन लिख लो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को घूमने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा किसमें स्टेबल होगा? 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, और इसको 4 लिख लो। तो सबसे ज्यादा कार्बन आयन कौन स्टेबल होगा? 4 देन 3 देन 2 देन 1। One. ठीक है, अब अगर ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो जितना स्टेबल होगा कार्बन आयन उतना जल्दी बनेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. ना, स्टेबल द कार्बन आयन इजीली गेट फॉर्म्ड, इजीली गेट फॉर्म्ड। और अगर इजीली फॉर्म होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिक करेक्टर का भी क्या ऑर्डर आ गया? वही ऑर्डर आ गया। तो एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा 4 में होगा, फिर उसके बाद 3 में होगा, फिर उसके बाद 2 में होगा, फिर उसके बाद 1 में होगा। तो मैंने तीनों क्वेश्चन ना आपको इंटायरली डिफरेंट कराए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपने एम और आई दोनों से चेक किया जिसमें रिवर्स ऑर्डर थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक करवाया जिसमें सिर्फ आई लगना था। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने कंजुगेशन से चेक किया है, H+ को हटा के जिसका कंजुगेटेड बेस ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ज्यादा कंजुगेटेड है, उसमें ज्यादा जल्दी बनने की टेंडेंसी होगी, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड उसको जल्दी बनाएगा और ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा?
Yes, ma'am. ओके जी, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन आपके। अब लास्ट क्वेश्चन बेसिसिटी का कर लो। मान लो आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर आ गई पेपर में, इसके ऊपर NH2 लगा है, और एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास आ गई C2H5NH2, और तुम्हें पूछ लिया इसका pKb ऑर्डर लगाओ। pKb या आप pKa, ये बेसिक या एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना। कई बार आपको सारा क्वेश्चन आता है, आप ऑर्डर लगाने में गलती कर देते हो। P जब आ जाए ना, जैसे pKa आएगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, pKb आएगा तो वो बेसिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। अब इन दोनों में मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जल्दी। मैम पी क्या है? pKb कुछ भी नहीं है, pKb एक मेजर है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो, एक होता है Kb जिसके डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस बोलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी ना उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बस आपको और कुछ भी नहीं करना, pKb को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ मानना है, और Kb को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ मानना है, और pKb को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ मानना है। मतलब पेपर में क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का ही है, तुम्हें कुछ भी निकालना नहीं है। और सिमिलरली अगर आप Ka बोलोगे तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो। अब पहले तुम बेस का क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो अरेंजमेंट तो हो जाएगा आराम से। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, जल्दी बताओ। पहले तो इसका इफेक्ट देखो कैसा है, इथाइलामाइन। बोलिए। मैम इथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन हाँ एनालिन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। अब देखो, ये इथाइल अमीन में इथाइल का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है ना, तो ये HC दे रहा है ना ये मीजोमेरिक दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट है। बेसिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, एसिडिक से उल्टा होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द HC, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इफेक्ट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या करेक्टर है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 से तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे तो उल्टा इलेक्ट्रॉन इस पे रह ही नहीं रहे हैं, इसको दिए जा रहे हैं। इसका प्लस एम इफेक्ट है ना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसकी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो दूसरे एसिड के लिए तो बचेंगे ही नहीं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेकंड की, इसको मैं सेकंड लिख देती हूँ, इसको मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ वो सेकंड की ग्रेटर देन होगी फर्स्ट से। अब बेसिक स्ट्रेंथ और pKb का इनवर्सली रिलेशनशिप है, तो pKb अगर पूछा जाए तो वो सेकंड का कम होगा और फर्स्ट का ज्यादा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी लिख सकते हो या Kb का ऑर्डर भी लिख सकते हो, pKb का रिवर्स ऑर्डर होता है। तो इसी तरीके से आपको सारे इफेक्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो इसके साथ हमारा GOC वाला पोर्शन कंप्लीट है। इसमें मैंने IUPAC नेमिंग आपको नहीं करवाया है, बिकॉज एवरीबडी इज फेमिलियर विद दैट टॉपिक, एज वी आर हैविंग नॉट टू मच टाइम लेफ्ट, तो आपको वो आसान टॉपिक है, खुद से करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लियर है? प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की बेटा। तो आई एम Yes. रिमूविंग दिस स्लाइड। नेक्स्ट चैप्टर इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू टेक। दिस इज अ इजी चैप्टर। सब बच्चे 8th 9th क्लास से एटम के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो रिगार्डिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे सिलेबस में है बेटा, इसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपके पास डाल्टन्स का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल आता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। तो फिर भी इसका जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा बोहर का मॉडल पढ़ाने के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फिलहाल इसका फर्स्ट टॉपिक जो आपका नीट के लिए है एप्लीकेबल, दैट इज अ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर ने एटम के बारे में क्या बोला था, बोहर का मॉडल जब मैं डिस्कस कर लूंगी तो मैं बीच में आपसे रदरफोर्ड और जे थॉमसन के बारे में भी पूछूंगी। उसके जो पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपने 9th क्लास में पढ़ लिए हुए हैं। तो बोहर का मॉडल, सबसे पहले तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged nucleus at the center. Positively charged nucleus at the center.
ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ protons and the neutrons. Protons and the neutrons. The whole of the mass of an atom. Whole of the mass of the atom is concentrated in the small space. In this small space कह सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर है। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर को हम क्या बोलते हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? व्हाट आर द पॉजिटिव चार्ज थिंग्स ओवर हियर? न्यूक्लियस पे एक तो है प्रोटॉन्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पे दूसरे हैं न्यूट्रॉन्स जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है जिसपे। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के नेट चार्ज बनता है पॉजिटिव। ठीक है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? करो तो रिपीट। न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियॉन्स बच्चों लिखा हुआ मिले तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब इसमें मैं कुछ पिछले मॉडल का ले रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, ये मैंने इसमें ये भी लिखा है कि एटम का सारा मास इस छोटी सी कोर में कंसंट्रेटेड है। ये छोटे से न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है जिसको हमने सेंट्रल पोर्शन कहा है। तो इसका मतलब है ना, एटम को देखो कैसे पढ़ा जाता है। एटम को ऐसे पढ़ा जाता है कि एटम में है एक तो न्यूक्लियस और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ऐसे भी लिखते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो तो बेटा न्यूक्लियस है वो तो हो गया सेंटर वाला पोर्शन यानी कि कोर। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो क्या है बताओ मुझे? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है? न्यूक्लियस के बाहर क्या चीजें हैं बेटा? दैट इज इलेक्ट्रॉन। यस एब्सोल्युटली, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, चलो अब मैंने ये कहा था कि ये थोड़ा सा डाटा है जो बोहर के मॉडल से रिलेटेड नहीं है, पहले वाले मॉडल से, पर आपको आना चाहिए। मैंने स्टार पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा मुझे बताओ कि जो आपका एटम है वो डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी ना, हाँ बिल्कुल सही। डाल्टन ने सबसे पहले जब थ्योरी दी थी तो उसने कंसिडर किया था एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। मतलब वो मानता था सबसे छोटा पार्ट मैटर का जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम है। तो पहले एटम को क्या माना गया था? इनडिविजिबल। और ये गलत है। अब नाउअडेज हमने क्या देखा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम डिविजिबल है। और एटम में जो पार्टिकल कंटेन्ड है उनको उसने नाम क्या दिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगी, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन को -e भी लिखा जाता है या सिंपल e भी लिखा जाता है। प्रोटॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल p भी लिखा जाता है, या प्रोटॉन को कभी h भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको H+ भी लिख देते हैं, बेयर प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को ऐसे भी एक ही बात है। तो एटम के बीच में जो छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो स्टेटमेंट डाल्टन जी ने अपने टाइम पे दी थी ना कि द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज द इलेक्ट्रॉन, वो आपकी डेट में वैलिड नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज द इलेक्ट्रॉन। इतनी सारी ऑर्गेनिक हमने जीओसी सीखी, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन है ना। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस में नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता।
ठीक है। बाकी ये कहना भी बहुत 100% वैलिड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटे पार्टिकल हैं, इनके और छोटे पार्ट नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा या कभी किसी इंटरनेट पे सर्च किया होगा, क्वार्क्स के बारे में सुना होगा शायद। यस मैम, फिजिक्स में हाँ, है। बिल्कुल सही। तो क्वार्क्स जो क्या है ना बेटा, वो आपके इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन, 3 क्वार्क्स को मिला के 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। तो बट वो जो क्वार्क है वो इंडिपेंडेंटली किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उसको फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलते हैं। तो हमने अपनी कहानी यहाँ तक ही रखनी है, बाकी हाफ ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल। छोटे से छोटा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की है, और इन्हीं 3 को हम फंडामेंटल पार्टिकल इस पूरे चैप्टर में लेके चलेंगे। अब इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है कि ये एटम में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इन पार्टिकल जो अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम, उसको बोलते हैं मॉडल। उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, एटॉमिक मॉडल। पहले तो ये पार्टिकल खोजे गए, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? पार्टिकल खोजने के बाद पहले तो मतलब सब ऐसे ही समझते थे कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है। इन पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होने के बाद उनको अरेंज किया गया इनसाइड द एटम, एंड दैट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द एटम इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मॉडल। ठीक है। और एटॉमिक मॉडल में थोड़ा सा डिस्कवरी पोर्शन आता है, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नीट में पूछा भी जा सकता है, जेई में तो खैर इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। बच्चा, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, बताओ तो जरा मुझे। J.J. Thomson. शाबाश, वेरी गुड। जे थॉमसन वाज अ साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? वैसे आप 9th की क्लास या 11th की एनसीईआरटी में भी है वैसे ये चीजें। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपने सुना होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे Yes, हाँ वेरी गुड, जिससे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी बेटा। और कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई थी, तो इसका मतलब है कैथोड रेज को नेगेटिवली चार्ज माना गया। और ये जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज है, एक्चुअली में कैथोड रेज आर नथिंग, दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो कैथोड रेज की डिस्कवरी है ना, वही एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का बताओ। नहीं नहीं नहीं, ई गोल्डस्टीन ने की थी। जो आप चैडविक बोल रहे हो ना, वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई है, जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जेम्स चैडविक। ठीक है। अब उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, बताओ तो। तुम्हें पता है जे थॉमसन ने जब तक मॉडल दिया था ना बेटा, तब तक उसने न्यूक्लियस की बात नहीं की थी। उसने तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, पढ़ा है ना 9th क्लास में। यस मैम। रदरफोर्ड, वेरी गुड। जिस बच्चे ने अभी आंसर दिया, वेल डन बच्चा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट तक न्यूक्लियस का कोई अता पता नहीं था। रदरफोर्ड ने बोला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं होते, कुछ बीच में सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज है। कैन एनीबॉडी टेल द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी? बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है हिस्ट्री में, रदरफोर्ड के नाम से। बताओ जल्दी। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज अ एक्सपेरिमेंट जिसने उसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। ठीक है। तो ये कुछ जर्नल सा था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कुछ और थोड़ा सा बताना है, ये भी काम आ जाएगा। करें बेटा नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। अब देखो मैम जो डाल्टन था ना, उसने इंडिविजिबल के बारे में बताया था या डिविजिबिलिटी के बारे में? नहीं, डाल्टन ने डाल्टन ने बोला था कि ये डिविजिबल नहीं है। सबसे छोटा पार्टिकल मतलब आपका एटम ही है। उसने बोला था एटम्स आर नॉट डिविजिबल, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। डाल्टन के बाद आए थे आपके रदरफोर्ड, उससे भी पहले जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, ये वो, उन्होंने आगे जाके बोला था कि नहीं, एटम सबसे छोटा नहीं है, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। फिर आगे जाके इन्होंने बोला था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जो साइज ऑफ एन एटम है ना, एटम के साइज का ऑर्डर बोलना चाहिए मुझे। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एन एटम है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझते हो बच्चा? यस मैम। 10⁻⁻10, हाँ 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ये ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एन एटम है। मतलब देखो,
एटम का साइज वेरी तो होगा, मतलब जैसे 4 एंगस्ट्रॉम है, 0.4 है, 5 है, 6 है, पर यूनिट उसका ऑर्डर जो है ना वो वैसा ही रहेगा, 10⁻⁻10 मीटर ही रहेगा। और ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? ये सब बेसिक है, ये 11 का है। 10⁻15। जिसने, अगर आपने 15 बोला है तो सही है, मैं क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ, अगर 15 है तो वेल डन। Yes, ma'am. 10 हाँ to the ठीक power है, 15. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है फर्मी, ठीक है। और जो फर्मी होता है ना बच्चा, वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब आप अपने आप देखो कि बोहर ने सही बात बोली है नहीं। अगर आप साइज ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ एटम करोगे तो देखो कितना डिफरेंस आता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15 है, ये 10⁻⁻10 है, तो ये 10⁻⁻5 आ गया। यानी कि कितना छोटा है इन कंपैरिजन टू द 10⁻5 टाइम्स बड़ा है एटम, और न्यूक्लियस 10⁻⁻5 टाइम्स है एटम से, ठीक है। 10⁻⁻5 कितना हो गया, आप उसको लगा लो न्यूक्लियस को, यानी कि करीबन करीबन लाख गुना छोटा है उससे। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पोर्शन है, कोर पोर्शन है। अब ना एक फिजिक्स में भी आपके ये न्यूमेरिकल आएगा कि जो आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालना है ना बेटा, वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे, पर्टिकुलर एटम पे बेस्ड है। उसका फॉर्मूला होता है R0, इसको मैं R से ही लिख देती हूँ ऐसे, R और इसको R0 कर देती हूँ, ताकि ये आपका बिल्कुल मैच कर जाए जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो। साइज ऑफ द न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R0 और कैपिटल A रेज़्ड टू पावर 1/3, ये फार्मूला होता है। मान लो उसे R0 क्या है, R0 होता है 1.5 फर्मी, ये कांस्टेंट फैक्टर है। फर्मी तुम जानते हो क्या होता है। और A क्या होता है, A होता है एटॉमिक मास। मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि तुम एल्यूमिनियम के साइज ऑफ न्यूक्लियस बताओ। अब एल्यूमिनियम के केस में मास कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का रेडियस कितना आ गया, 1.5 इंटू 27 की पावर 1/3। 27 की पावर 1/3 क्या आंसर देगी बताओ तो मुझे। 9. 9 नहीं देगी, क्या हो गया तुम लोगों को, 27 की पावर 1/3 है ना, तो 27 को क्या लिखोगे बच्चों, और ये फर्मी में है। 27 को लिखोगे 3 की पावर 3, 1/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल कर लो, तो 1.5 इंटू 3 बचा तुम्हारे पास, 4.5 आया फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आ गया। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला करवा दिया कि कभी न्यूक्लियस पे बेस्ड आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने बेसिक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी आपको इस चैप्टर की डिस्कवरी के साथ, और फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर का बता दिया। तो इज दैट क्लियर? मैम लास्ट स्लाइड दिखाओ। हाँ हाँ लो, इसमें ये लिखा था मैंने कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम 1327 होता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का मास कितना है, एल्यूमिनियम का मास है 27, ठीक है। अगर मैम एल्यूमिनियम R0 क्या है? R0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 1.5 फर्मी है, वो हमेशा इतनी लेनी है, ठीक है यस मैम। बच्चा। R0 की वैल्यू तूने 1.5 फर्मी जब रख देनी है, तो बेटा A की वैल्यू तो वही भरोगे ना जिस न्यूक्लियस को लिया है। किस न्यूक्लियस को ले रहे हो आप, एल्यूमिनियम को ले रहे हो, तो उसके लिए मास 27 है, तो 27 की पावर 1/3 जाएगी, तो 3 की पावर 3 और 1/3 आ गया, तो उसको कट ऑफ करके आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। अब क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। Continuing with the Bohr's model that we were doing, फर्स्ट पोस्टुलेट वहीं पे हो गया कि न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पोर्शन उसने क्या कहा, सेकंड पोस्टुलेट, आई एम अगेन कंटिन्यूइंग विद द बोहर्स। ये बीच वाला बताना जरूरी था, अदरवाइज आपको एटम का रिव्यू नहीं हो पाता। सेकंड पोस्टुलेट बोहर का ये था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electrons revolve around the nucleus in the fixed energy shells, in the fixed energy shells called as orbits। अब यहां से तुम्हारे पास एक नई चीज आई बच्चों, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, अगर डेफिनेशन आ जाए तो दिस इज अ पाथ, 2D है ये, ठीक है।
ऑर्बिट्स, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ हैं। देखो सर्कुलर पाथ इनकी तब तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो सर्कुलर पाथ है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसको एन से लिखते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है और इनको के से स्टार्ट करते हैं, KLMN होता है। और ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट कहलाते हैं। मतलब देखो इससे पहले वाला साइंटिस्ट जो आया था ना रदरफोर्ड, उसने बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड, देखो मैंने तभी बोला आपको, मैं साथ साथ कंपैरिजन करती जाऊंगी ताकि आपके माइंड में एक आइडिया बैठता रहे। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि अगर न्यूक्लियस है ना तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे 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 कम होती रहेगी और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और इसके कारण फिर एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये रदरफोर्ड का एक फेलियर बन गया था कि ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, बट एक्चुअली में तो एटम स्टेबल है। तो इसको बोहर ने मॉडिफाई किया। बोहर ने कहा ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही कहा था रदरफोर्ड ने। जैसे अगर हम सुबह से चलना शुरू करें, बहुत सारा पाथ हमें कवर करना है, तो शाम तक आते आते हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में पहले तो एनर्जी का कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दोनों में, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग द पर्टिकुलर एनर्जी जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है घूमने के लिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व। अब क्या होगा बच्चों, बोहर ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया। बोहर कह रहा है रदरफोर्ड की बात गलत है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि उसका पाथ छोटा रहता है। वो कह रहा ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ में घूमता है और उस फिक्स्ड एनर्जी पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट। और थर्ड पोस्टुलेट में तो उसने ये पोस्टुलेट रदरफोर्ड का बिल्कुल ही गलत कर दिया। उसने कहा एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, it does not lose or gain energy, it does not lose or गेन एनर्जी। इसने कहा जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है वो एनर्जी लूज नहीं करता। हो गया ना रदरफोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि घूमता है और घूमते घूमते वैसे ही एनर्जी लूज करता है जैसे हर मटेरियल पार्टिकल करता है। इसने कहा ऐसा नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रिवॉल्व करता है, तब तक वो ना एनर्जी गेन करता है ना एनर्जी लूज करता है। इसका मतलब है ये समझो ना कि इलेक्ट्रॉन का घूमने का कारण न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगी तभी उसकी एनर्जी गेन और लूज होगी ना। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे रास्ते में रह रहा है तो हर डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही है क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है। तो जब तक वो एक इस पाथ में घूमेगा ना तब तक उसकी एनर्जी ना तो गेन होगी ना लूज होगी। हाँ, अगर वो अपना शेल शिफ्ट करता है, अंदर से बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है, तब उसकी एनर्जी गेन या लूज होगी। तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट थे, ये रदरफोर्ड का जो पॉइंट था जो वो फेलियर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, उसको ओवरकम करने के लिए थे। बताओ मुझे ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए हैं तुम्हें या नहीं हुए हैं? Yes, ma'am. क्या कहा मैंने, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड का Bombardment. Lose energy. बिल्कुल, रदरफोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एटम में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए जब उसके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएंगे। हमने तो कभी नहीं सुना कि एटम कोलैप्स करते हैं, एटम तो स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसको ओवरकम किया आपके बोहर ने। उसने कहा जब तक आपका इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस चेंज नहीं करता न्यूक्लियस से तब तक उसका एनर्जी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड एंड थर्ड पोस्टुलेट थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। करें शिफ्ट स्लाइड, बताओ। Yes, ma'am. अच्छा चलो ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ ना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जितना मन करता है स्टार लगा लो। बोहर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसको मैं पोस्टुलेट नंबर 4 कह रही हूँ, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, रुको तो इसको ध्यान से समझना है, इसी पे ही सारा मॉडल बेस्ड है। क्वांटाइजेशन, देखो बोहर वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। मैं ये लाइन लिख भी देती हूँ, बोहर वॉज द फर्स्ट, पर आप इसको पोस्टुलेट मत समझ लेना, ये भी पॉइंट है। इसको स्टार पॉइंट बना के ना साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लिख देते हैं, बोहर वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस द क्वांटाइजेशन, अब भैया ये क्वांटाइजेशन है क्या? क्वांटाइजेशन का मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब है बेटा फिक्स्ड एनर्जी। डिस्क्रीट वर्ड सुना है तुम लोगों ने कभी? Yes, ma'am. बस फिर बच जाएगी बात। फिक्स्ड एनर्जी मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ द एनर्जी। तो फिर फोर्थ पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? इसको येलो कलर से एक्सप्लेन करते हैं। रुको, ये लो। अब जैसे आप लैडर देखते हो ना, देखिए सब बच्चों ने लैडर। Yes, ma'am. अब बच्चा ये लैडर में फर्स्ट लेवल है n इज इक्वल टू 1, ये लैडर में सेकंड लेवल है n इज इक्वल टू 2, ये लैडर में थर्ड लेवल है n इज इक्वल टू 3। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, आप अपनी बात करो, चलो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं शेल लेती हूँ। आप फर्स्ट से सेकंड थर्ड स्टेप पे जा सकते हो, है ना? तो ये स्टेट्स हैं जहां पे आप एग्जिस्ट कर सकते हो। बेटा कैन यू एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू लेवल्स एनीवेयर? No, ma'am. जाएंगे, हवा में आएंगे तो गिर जाएंगे, दोनों पैर बीच में रखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आपकी पोजीशन यहाँ पे है, आपकी पोजीशन यहाँ पे है, आपकी पोजीशन यहाँ पे है, और आपकी पोजीशन इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती। बिल्कुल सेम वे से ना, जब आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स बने हैं ना, उन शेल्स में देखो क्या स्पेशलिटी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनमें फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस शेल में होगा या इस शेल में होगा या इस शेल में होगा। बीच वाले स्टेट्स को बोलते हैं फॉरबिडन स्टेट्स या नॉड्स, एनर्जेटिकली फॉरबिडन स्टेट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे कभी एग्जिस्ट नहीं करता। और बोहर ने ये कैलकुलेशन भी करके दिखा दी कि अगर ये n लेवल है तो n लेवल की एनर्जी का ये फार्मूला होगा। देखो फॉर्मूला लिखो, बाद में मैं तुम्हें इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बता दूंगी। -2π² m e raised to power 4 by n square h square, ठीक है? और इसको अगर सॉल्व करोगे, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो ये आता है -13.6 बाई n स्क्वायर। अच्छा मैं इसके साथ z स्क्वायर भी लिख देती हूँ, बताती हूँ z क्या है, मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया जिसका यूनिट था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आता है ना तुम्हें? अरे भाई सुन रहे हो? Yes, ma'am. तो बच्चा जी बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, इसको मल्टीप्लाई में करना पड़ता है। तो आपको करना नहीं है, मैं करके ही दे रही हूँ। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, ये जूल में आंसर होगा। तो ये दो वैल्यू उसने एनर्जी की दी कि एनर्जी की वैल्यू या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये होगी, और जैसे जैसे n चेंज होता जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अभी मैं स्लाइड शिफ्ट करके इसको थोड़ा इंटरप्रेट करती हूँ। पहले मुझे बताओ कि क्वांटाइजेशन समझ में आया कि फिक्स्ड वैल्यू एनर्जी की हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी वैल्यू एनर्जी की इसकी आ सकती है। कोई भी वैल्यू एनर्जी की इसलिए नहीं आ सकती कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता। या तो वो यहाँ करेगा या यहाँ करेगा या यहाँ करेगा। बीच वाली स्टेट्स में फॉरबिडन स्टेट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएगा। चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब देखो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे एनर्जी को। 3 स्टेट्स बना लेते हैं इसकी। दो 3 स्टेट्स मैंने रफली ड्रॉ कर लिए हैं। एनर्जी का फॉर्मूला याद करके जाना बेटा, En इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एक एटम के लिए है। और दूसरा फॉर्मूला क्या सिखाया तुम्हें? En is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 by n square multiplied by z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप देखो इस फॉर्मूले की ब्यूटी। अगर बच्चा जी हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, रखो तो n की वैल्यू 1, z इसमें एटॉमिक नंबर है, z इसमें है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और n इसमें है शेल नंबर। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो बताओ क्या आएगा? -13.6 बाय 1 स्क्वायर, और अगर मैं हाइड्रोजन एटम ले लूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए z भी कितना हो जाएगा? 1. 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? -13.6 आ गया। तो इसको ले लो तुम ग्रीन कलर से। तो पहले वाले शेल का आंसर आ गया एनर्जी का -13.6। सेकेंड वाले शेल का कितना आंसर आएगा? फिर से येलो कलर ले लो।
सेकंड वाले शेल का आंसर आएगा -13.6/2 स्क्वायर, 1 को 1 ही रहेंगे यहाँ पे भी। तो कितना आंसर आया बेटा? -13.6/4, तो ये कितना आया? 4 3 12.4। ये किस में आंसर दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दूसरे शेल की एनर्जी ग्रीन कलर से लिख देते हैं, कितनी आ गई? -3.4। अब तीसरे की रफली मार लो, -13.6/9 होगा। यस और नो? Yes, ma'am. अब आप देखो कि -13.6 एनर्जी फर्स्ट शेल की है, -3.4 एनर्जी सेकंड शेल की है, तो क्या आप -13 और -3 के बीच की एनर्जी की वैल्यू हो सकती है? No, ma'am. No, ma'am. इसका मतलब है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है कोई फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकती है, एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यूज क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, सम फिक्स्ड वैल्यूज आर देयर। और वो फिक्स्ड वैल्यू के पीछे रीजन क्या है? उन फिक्स्ड वैल्यू के पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन न्यूक्लियस से फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेगी। इनके बीच वाली स्टेट्स पे जब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी कैसे निकाल लोगे? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव यू द 1 स्टार पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये जो बोहर की कैलकुलेशन है ना, बोहर्स कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी आर एप्लीकेबल फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर का सारा फॉर्मूला एनर्जी का, या आगे भी मैं जो बताऊंगी कैलकुलेशन या मॉडल में जितनी भी कैलकुलेशन आएंगी, वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. अब देखो बेटा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? No. बिल्कुल, हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द हीलियम अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल। क्योंकि इसका कारण क्या है? अगर आप इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखो ना, बोहर ने क्या कंसिडर किया? बोहर ने कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और उससे उसने उसको बदला सेंट्रीपिटल फोर्स में, उससे उसने इलेक्ट्रॉन को घुमाया। उसने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कंसिडर नहीं किया। जो भी आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या मतलब है? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? यस मैम। तो बच्चा, Yes, ma'am. हाँ बेटा ठीक है। तो जब भी आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ना, तो बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी आती है, जो कि बोहर ने अपने मॉडल में कंसिडर ही नहीं करी। इसलिए बोहर की सारी कैलकुलेशन वहां तक वैलिड है जहां पे आपका सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन का है। कोई मुझे बता सकता है कि हीलियम को अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूं? बताओ। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा सकते हैं एक इसका। इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे तो वो हीलियम नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा फिर? कोई चार्ज आएगा हीलियम पे? हाँ, हाइड्रो हीलियम पे कोई चार्ज आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे? Yes, ma'am. शाबाश, वेरी गुड। तो बोहर का मॉडल He+ के लिए तो एप्लीकेबल है, पर He के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1, और इसकी Z की वैल्यू कितनी आ गई? Z की वैल्यू प्लस देख के नहीं लिख देना बच्चों की तरह, इसका एटॉमिक नंबर है, ये 2 आएगा। हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम को अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बताना है तो +2 लिखोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 1 हो गए, पर Z की वैल्यू क्या हो गई? 3। बेरिलियम, बेरिलियम को 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है तो क्या लिखोगे? +3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और Z की वैल्यू 4 हो गई। बोरॉन कितना होगा? +4। हाँ बच्चा ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और आपके पास आ गया 5। तो इन चीजों के लिए बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप इसमें कैलकुलेशन करते हो हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में बोहर फेल था। दैट वाज अ बिग फेलियर ऑफ द बोहर्स मॉडल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपको एनर्जी का लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंड यू हैव टू जस्ट गिव मी द आंसर। एनर्जी का फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वो इसको यूज करके क्वेश्चन करेगा। En इज इक्वल टू -13.6/n² मल्टीप्लाइड बाय Z²। आपको बोलना है रेशो ऑफ
energy of electron present in first shell of hydrogen and in the second shell of helium ion. Shell of helium ion. मुझे तुम रेशो दोगे कि एक तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है, और दूसरा सेकंड शेल ऑफ हीलियम में, तो क्या आंसर आएगा रेशो का? फर्स्ट ऑप्शन है 1:1, सेकंड ऑप्शन है, अच्छा आप इसको वैसे ही लिख लो, ए बी। सेकंड ऑप्शन है 1:2, थर्ड ऑप्शन है 2:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:1। पोल जनरेट कर लेते हैं, चलो। कैन यू सी द पोल ऑन योर स्क्रीन बेटा? यस मैम। चलो करके बताओ जरा जल्दी। मुझे सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन चाहिए। 5-7 बच्चे आंसर देते हैं तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप जिसको नीट के पेपर में बैठना है ना, प्रिपरेशन करके पेपर देना, वो तो आंसर लिखेगा। अब आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपको पेपर देना है, उसके लिए बैठे हो या नहीं देना। मैम वो फॉर्म रिलीज हो गया है। ठीक है बेटा, पहले आप आंसर दो इसका, फिर देखते हैं। यस मैम। I am giving you the 1 more minute. Till now, only the 14 students out of all the participants, 46 have given the answer. फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यूज भर के देख के आपको फॉर्मूले में वैल्यूज भरनी है। अब बाकी आप देखो आप क्या कर रहे हो। किसी से नहीं हो रहा है orally, तो you people can have a pen and copy and do the calculation. जरूरी नहीं है, देखो टाइम रिड्यूस करना ना सेकंड प्रायोरिटी होता है, पहली प्रायोरिटी होता है क्वेश्चन का ऑप्शन सही टिक लगाना। जल्दी करने के चक्कर में गलत मार दिया फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। अभी भी कितने स्टूडेंट का आंसर आया? 29-30 कंप्लीट स्टूडेंट्स अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं। बाकी बच्चों ने पेपर देना है नहीं देना है बताओ? लो देखो जी, वट एवर द आंसर यू। अब आपको स्क्रीन पे देख के पता लग जाएगा आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ABCD। देखते हैं जी सही आंसर क्या है। आई एम स्टॉपिंग द शेयर। रेड कलर ले लेते हैं बच्चों। देखो इस बॉक्स में आंसर लिखते हैं। पहला था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए N भी 1 था और Z भी 1 था, तो इतना ही आप सोच लेते कि E1 में ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? -13.6। ये हाइड्रोजन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था He+ के लिए। He+ के लिए N भी 2 था क्योंकि सेकंड शेल पूछा हुआ है और Z भी 2 था। तो आई डोंट नो कैसे तुम लोग कैलकुलेशन करते हो, तो इसमें भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E2 का आंसर भी आपका -13.6 ही आएगा। तो पहला ऑप्शन सही था जो पूरी क्लास में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने दिया है। अब आप आउटपुट देखो, आउट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स जिन्होंने भी आंसर किया है, 6 से 7 बच्चों का सही आंसर है। बाकी पता नहीं किस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो। एक और देती हूँ, ट्राई करो, गलत नहीं करना है। चलूं क्या बच्चा? यस मैम। यस मैम। चलो मैं ये स्लाइड शिफ्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे भी पोल क्रिएट कर रही हूँ, ध्यान से सुन के आंसर देना। ये क्वेश्चन बस ध्यान से सुनने वाला, क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकेंड शेल ऑफ lithium
पहला आंसर है -13.6/2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड आंसर है -13.6/3 स्क्वायर × 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड आंसर है -13.6/2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फोर्थ आंसर है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। I am generating the poll and you have to give me the correct option. बहुत क्वेश्चन पढ़ लोगे ना 2 बार तो तुम्हें पक्का आ जाएगा कि मैडम ने क्या पूछा है। चलो बेटा, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू पीपल कैन सी इट इन ऑन योर स्क्रीन। Everybody has to give the answer. Still only the 25 students have given the answer. Why the rest are not responding, beta? शाबाश, वेरी गुड। एटलीस्ट आंसर तो करो, करोगे तो दिमाग चलाओगे ना कि क्या करना है। अगर क्वेश्चन देख के बैठे रहोगे तो फिर तो अपने आप तो क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि ये आंसर है। ट्राई करो, गलत होना वो नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है बच्चा, ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो, आई एम एंडिंग द पोल एंड शेयरिंग द रिजल्ट विद यू। दिखाई दे रहा है आपको पोल अपनी स्क्रीन पे? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ कितने बच्चों ने ऑप्शन 1 को टिक किया है। आप लोगों को मैंने बोला कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाला है। कौन, किसके बारे में मैंने बात की है? लिथियम के बारे में बात की है। लिथियम क्या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? मुझे बताना। नो मैम। नो मैम। ये नो मैम जोर से वो बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने 4th ऑप्शन टिक किया, और 7 बच्चे हैं पूरी क्लास में से। ये नॉट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो नॉट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है लॉ। तो इसका आंसर आना था कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये जो तुमने मारा है ना सेकंड शेल और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 स्क्वायर, ये तब होता जब मैं लिथियम की जगह पे क्या देती, बताओ बच्चों? मैम Li+2। शाबाश, Li2+। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+ देती तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता। तब इसका आंसर ये आना था। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ध्यान से। मैंने सिर्फ क्या बोला, लिथियम। लिथियम के लिए थोड़ा ना हम बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है, ठीक है? तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर तो आता क्वेश्चन आप गलत कराओगे। मैडम ने बोला भी था क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फिर भी हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ लिथियम का सेकंड देखा, 3 देखा और आंसर मार दिया फर्स्ट ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ही ऑप्शन होता है जो सबसे ज्यादा आप लोग गलती करते हो और फटाफट से मार दोगे सारी को। जब नन हो, ऑल हो, तब तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने चाहिए और सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं हमें आती। हाँ जी, नहीं जी? यस मैम। छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसमें आपको आता हो। नहीं पढ़ा है तो बात अलग है। चलो बेटा, शिफ्ट कर रही हूँ स्लाइड। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो पोस्टुलेट नंबर 4 था। पोस्टुलेट नंबर 5 देखो। अब हमें क्या समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक फिक्स्ड शेल में है तब तक वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करता, और आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी एक शेल में क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स रहती है, वो डिस्क्रीट रहती है, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अच्छा, उससे पहले मुझे थोड़ी सी डिस्कशन भी करनी है उस फॉर्मूले पे। वो डिस्कशन ये है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काम आएगी। बच्चा देखना जरा, En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n² है, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अब सोच समझ के आंसर देना, गड़बड़ मत करना। इतना मैथ्स तो सब बच्चे जानते हैं। एज द n इंक्रीजेस, और इसके लिए स्टेटमेंट ऐसे लिखी होती है, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस।
away from the nucleus. As the electron moves away from the nucleus, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? सोच समझ के आंसर देंगे, मैथमेटिक्स पूरा लगाएंगे। मैम डिक्रीज। रुचि का आंसर है डिक्रीज। एनीबॉडी एल्स? मैम Decrease. चलो जी, ठीक है जी। एनीवन, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन बन रहा है। देखो, अगर तो तुम माइनस को नहीं देखते हो ना बच्चा, तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा ये कम होगी, वो आपका आंसर सही है। पर माइनस भी तो है ना, माइनस में कम होगी तो बढ़ेगी। -25 है और -40 है, मुझे बताने की जरूरत है कौन सा बड़ा आंसर है? -25। बस फिर अगर माइनस में एनर्जी कम हो रही है तो एक्चुअली में वो इंक्रीज हो रही है। तो as the n increases, as the electron moves away from the nucleus, its energy increases. Decreases वाले आंसर गलत है। सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे होगी? अब अच्छा आंसर देना, अब तुम्हें आता है। सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कहाँ होगी? मैम सबसे पहले वाला शेल मतलब उसका होगा ना। सबसे, हाँ जी बिल्कुल सही बेटा, सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी फर्स्ट शेल में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब सबसे कम एनर्जी न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल में होगी, उसका रीजन क्या है? मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन की? क्योंकि पहले शेल से पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, हमने पढ़ लिया है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ पे होगी? फर्स्ट शेल में। मैक्सिमम अट्रैक्शन जहां पे होगी, मैक्सिमम रिलीज इन एनर्जी होगा। अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है ना तुम्हें। यस मैम। मैक्सिमम रिलीज इन एनर्जी वहां पे होगी, यानी कि लोएस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी? फर्स्ट शेल में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? फर्स्ट शेल में। ठीक है ना। आप सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे रहते हो? अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर में, है ना। तो न्यूक्लियस भी सबसे ज्यादा सेफ अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है फर्स्ट शेल में, उसे कोई नहीं बाहर निकाल सकता क्योंकि उसमें बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अच्छा, अब मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? ये तो मैंने किसकी बात की है? मिनिमम की। और मिनिमम एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। पहले शेल की कितनी एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -2.1 × 10⁻18 जूल। वो कहानियां कर सकते हो तुम सॉल्व। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये भी एक अच्छी कहानी है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, ये ऑप्शन तो नहीं गलत करोगे ना। एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। कोई भी बच्चा डिक्रीजेस को टिक नहीं मार के आएगा बेटा, गलत हो जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। देखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कारण है अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, है ना। तो जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ही खत्म हो गई तो उसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो स्टेबलाइज रहा ही नहीं। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा मैथ हम जानते हैं कि -13.6 बाय अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर करो तो कोई मुझे बता सकता है कितना आंसर आएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी? मैम 0। शाबाश। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होती है और वो है 0। अब मैडम इन्फिनिटी क्या है? ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के न्यूक्लियस से दूर किसी ओशन में फेंक आओ, वो नहीं। अब देखो, इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां पे न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई, वो छोटा सा डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। जैसे मान लो मैं ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ, तो मेरी क्लास में मेरे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, है ना। तो उस क्लासरूम से बाहर मेरी विसिनिटी खत्म हो गई, मेरी वहां पे आवाज नहीं जा रही है, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया क्योंकि मेरी वहां पे अप्रोच नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जहां तक न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, ठीक है, वो डिस्टेंस पे तो उसकी एनर्जी काउंटेबल है। और जब आप में आ गया नो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, तो उस केस के डिस्टेंस को बोलेंगे इन्फिनिटी। और ये वो इन्फिनिटी मैथमेटिक्स वाला नहीं है कि बहुत दूर। इट इज जस्ट लाइक व्हेन देयर इज अ नो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, देन दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। इससे आप रिवर्स भी मार सकते हो। आपने देखा ना कि सारी वैल्यूज एनर्जी की नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? नेगेटिव, है ना। ऑल द वैल्यूज ऑफ द एनर्जी एक्सप्रेशन आर नेगेटिव। मान लो पेपर में 4 ऑप्शन आ गई एनर्जी की कैलकुलेट करनी, एक पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो तुम बच्चा भी सही मार देगा कि पॉजिटिव वैल्यू गलत है
है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं एक्सेप्ट एक आंसर, बस वो एक आंसर इकलौता पॉजिटिव 0 ही है। अब एक और बात याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की अगर मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की 0 है और वो इन्फिनिटी पे है जहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा कौन सी फोर्स बढ़ेगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन? मैम अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन बढ़ेगी तो अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है और 0 से कम हुई तो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव जाएगी। Yes, ma'am. मैंने आपको 3-4 बातों के आंसर दिए इस पेज में। पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। उसके बाद मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फर्स्ट शेल में होती है, वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी है। तीसरी बात मैंने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी और वो 0 होती है। चौथी बात मैंने ये बताई है कि एनर्जी की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियस इन्फिनिटी से एटम न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा आपका इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज होगी और वो 0 से कम होगी तो नेगेटिव आएगी। तो इज दैट क्लियर ऑल द 4 थिंग्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो अब आ सकते हैं हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। अब हमें यहाँ तक का पूरा ज्ञान मिल गया है। इसको बच्चा जी 5 नंबर दे देते हैं। देखो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स, अब मैंने जंप्स क्यों लिखा, हाँ एक प्रीवियस ईयर नीट में ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज और इलेक्ट्रॉन जंप, फ्लो नहीं कर सकता। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, मतलब पानी देखा है ना कैसे ग्राउंड पे चलता है। Yes, यस मैम। अब ये क्या ऐसे जाता है, नहीं, ये तो फुदक फुदक के जा रहा है, इस स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, इस स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी फ्लोज वर्ड नहीं लगता, क्या लगता है, Jump. jump. बिल्कुल Jump. सही। और वो जंप क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, कोई भी वैल्यू एनर्जी की नहीं होती। अरे भाई समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन शेल, या आप ऑर्बिट बोल लिख लो, अब तो आपको ऑर्बिट का ज्ञान है, one orbit to the another orbit, it gains or lose energy। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब यह गेन और लॉस होता है एनर्जी का। ठीक है, अब गेन और लॉस को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो अब तुम्हें एनर्जी का सारा नॉलेज हो गया है। अब मुझे बताओ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे अंदर वाले ऑर्बिटल्स की लो एनर्जी है और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, आगे आगे जाते हाई एनर्जी हो जाती है। मान लो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आ गया, इस पे पोल लूंगी मैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि एमिशन कहाँ पे हो रहा है, एमिशन ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल सिंपल सा ज्ञान लगेगा, कर सकते हो। एनर्जी रिलीज कहाँ पे हो रही है, 1 से 2 में जब जंप करता है तब रिलीज हो रही है, 2 से 3 में जंप करता है तब रिलीज हो रही है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो। 4 से 3 में जंप कर रहा है तब रिलीज हो रही है, या डी मान लो 2 से 4 में जब जंप कर रहा है तब रिलीज हो रही है। किस केस में एमिशन ऑफ एनर्जी होगा, पोल ले रही हूं मैं। ठीक है, चलो भैया तुम लोग स्टॉप शेयरिंग कर दिया आपको। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो बच्चा, कैन यू सी द पोल? यस मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। Still everybody has not done with the answers. It is the 28 students. बाकी भी बताओ जल्दी से। चलो, I am stopping the wait and sharing the result. देखो बेटा क्या तुम लोगों ने लिखा है आंसर। मैं स्टॉप कर रही हूँ, अब सीखो। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो
तब ज्यादा एनर्जी लगती है या जब स्टेयर से नीचे आते हो तब ज्यादा एनर्जी लगती है? हम जब चढ़ते हैं चढ़ते हैं तब और लगता ये कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया तुम लोगों ने यहाँ पे, मुझे बताओ। यहाँ पे कम एनर्जी है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है, तो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बच्चों। यस मैम। तो आप इतना ही गैस कर लेते कि 3 ऑप्शन एक जैसी और एक ऑप्शन अलग है। 1 से 2 में जा रहा है तो लो से हाई जा रहा है, तब भी जान लगानी पड़ेगी। यहाँ भी लो से हाई जा रहा है, यहाँ पे तो भैया बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, लो से हाई। यहाँ पे था हाई से लो आ रहा है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल लैंग्वेज में लिख लो कि इनर से आउटर जाता है ना, इनर से आउटर का मतलब है लो एनर्जी से हाई एनर्जी, तब तो होता है एब्जॉर्प्शन। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 2 लेवल के डिफरेंस के जितनी। और जब आपका इलेक्ट्रॉन अपोजिट सेंस में, इसको लिख लेते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन आउटर टू इनर आता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है, तब होता है एमिशन। तो कौन सा आंसर आना था? आप बताना जरा मुझे, कौन सा आंसर आना था? मैम सी। हाँ, तो तुम लोगों ने जो जो आंसर दे रहा है उसने सी लगाया क्या? यस मैम। चलो वेरी गुड गुड। और जिन्होंने नहीं लगाया वो भी ज्ञान ले लो। इतनी छोटी सी बात है कि स्टेयर्स ऊपर चढ़ोगे तो एब्जॉर्प्शन, स्टेयर्स डाउन आओगे तो एमिशन। अब स्टेयर्स क्या है? अंदर से ये बाहर जाओगे, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाओगे तब एमिशन आएगा ना। अब हाई एनर्जी तो बाहर है, मैंने लिख भी दिया था लो एनर्जी हाई एनर्जी। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किसी इनर ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाता है तो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा नेक्स्ट क्लास में आएगा। और अगर बाहर से अंदर आता है तो होगा एमिशन। ये गड़बड़ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से 6th पे। 6th है क्वांटाइजेशन ऑफ साइज। साइज बोल लो बच्चा, रेडियस बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर एनर्जी क्वांटाइज है तो आपका डिस्टेंस भी क्वांटाइज्ड होगा न्यूक्लियस से आपके इलेक्ट्रॉन का। और उसका फॉर्मूला मैं सीधा ही लिख देती हूँ, 0.529 बाय मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। और ये आंसर है एंगस्ट्रॉम में। z क्या है, n क्या है, तुम्हें ज्ञान है। z एटॉमिक नंबर है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, n वो शेल है। अब देखो, मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन एटम के केस में पहले शेल की बात कर रही हूँ, n1। तो r1 कितना हो जाएगा? 0.529 इंटू 1 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। तो कितना आंसर आ गया? 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया। 0.529 एंगस्ट्रॉम ना पहले वाले शेल का डिफरेंस है। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे होगा तो वो पहले शेल में, और इससे कम डिस्टेंस पे, और इसको जिसको बोलते हैं ना, और पास नहीं जा सकता न्यूक्लियस के, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा, चाहे अट्रैक्शन भी है। और इस डिस्टेंस को बोहर ने अपने नाम पे लिखा था, A0 बोला था, और नाम लिखा था इसका बोहर्स रेडियस। कई बार पेपर में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और वो बोलता है कि बोहर्स रेडियस यूज करो, तो बोहर्स रेडियस है डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। बताओ सेकंड के कितने आएगा, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। 0.529 कितना मल्टीप्लाई करूं? 2 स्क्वायर। स्क्वायर। और ये क्या यूनिट रखोगे बेटा? और ये हाइड्रोजन एटम के लिए। मान लो यही क्वेश्चन मैंने हीलियम आयन के लिए सॉल्व करना है, तो क्या करूं? R2 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक 2 से 2 कट जाएगा तो 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना? अगर पेपर में तुम्हें कोई बोले हीलियम के लिए कैलकुलेट कर लो, तो बोलो आई एम सॉरी, आई कांट डू, क्योंकि बोहर नहीं कर पाया था, उसके मॉडल को गलत यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये क्वांटाइजेशन ऑफ साइज है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो लास्ट पोस्टुलेट करते हैं इसका। लास्ट पोस्टुलेट है बच्चा 7th वन, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल, बहुत बहुत आगे जाके स्पेक्ट्रम में भी यूज होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इतना ज्ञान रखते हैं सब बच्चे कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसका मोमेंटम नहीं बोलते हैं, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज करते हैं। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस P होता है MVR, वो साइन 91 हो जाता है इसमें। MVR में डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये होता है NH/2π। ये इसने बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कोई भी सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन का रास्ता नहीं बन सकता।
मतलब अगर किसी ऑर्बिट को ऑर्बिट बनना है ना, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की कंडीशन को ओबे करेगा। और n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होल नंबर होती है। n क्या नहीं हो सकता, वही बात, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, ये फ्रैक्शनल आंसर नॉट अलाउड है। अब आप देखो इसमें, अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π, मतलब वही वाला सर्कुलर पाथ इसका ऑर्बिट बनेगा जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इसको ओबे करेगी। अगर सेकंड है तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, बताओ मुझे। सेकंड शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा 2h/2π। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2.5 h/π हो सकती है? नहीं हो सकती। No, ma'am. हाँ, कोई भी ऐसा पाथ नहीं हो सकता जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना हो और वो इलेक्ट्रॉन का रास्ता बने। इलेक्ट्रॉन का रास्ता कौन बनेगा बेटा, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल होगा। So this is all about the quantization of angular momentum. With all these 7 postulates we have done with the Bohr's model, we have done with the Rutherford का भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया। जे थॉमसन ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसने प्लम पुडिंग मॉडल बताया था जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली उसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, चार्ज दोनों के बराबर है, एटम न्यूट्रल है, बस वो बिल्कुल ही फेलियर था। और जे थॉमसन को फेल करने वाला था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ले दे के मैंने आपको सारा बेसिक भी बता दिया और बोहर का मॉडल भी बता दिया। नेक्स्ट क्लास में बोहर का स्पेक्ट्रा स्टार्ट करेंगे और फिर क्वांटम मैकेनिक्स पे आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes. सो आई एम एक्सपेक्टिंग Yes. ये वाला जो आपको पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास में आप सब पढ़ के आओ। बेटा जब आप पढ़ोगे ना तब आपको नेक्स्ट क्लास का समझ में आएगा। अगर ये फॉर्मूले में एनर्जी का नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगी स्पेक्ट्रा में तो नहीं आएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका ये चैप्टर छूटता चला जाएगा। फर्स्ट डे से ही साथ साथ पढ़ लिया करो। ओके बच्चा जी? Yes, ma'am. Thank you so much. Go and revise all the things. We'll meet you in the next class. Bye bye. God bless you all. Take care. Thank you. Thank you. Ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you, Beta. Bye bye.